योगी साहब किसी के साथ नहीं नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर में दम है और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस चुनाव के लिए जमीन तैयार करने में जुटे हुए हैं और इसी बीच बीएसपी ने भी कुछ इलाकों में सक्रियता बढ़ा दी है, जिससे कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। भले ही बीएसपी मध्य प्रदेश में कभी भी किंग मेकर की भूमिका में नहीं रही हो, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच हार जीत में निर्णायक भूमिका बीएसपी पार्टी निभाती है। चुनावी सुगबगाहट के बीच बीएसपी ने भी कुछ क्षेत्र विशेष में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। हालांकि एमपी के इतिहास को देखें तो बीएसपी की सीटें कभी भी 2 अंकों में नहीं पहुंची हैं, लेकिन 40 से 45 सीटें ऐसी हैं जिस पर बीएसपी कांग्रेस और बीजेपी में हार जीत के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब देखना होगा कि बीएसपी की यह सक्रियता आखिर आने वाले चुनाव में किसको फायदा और किसको नुकसान पहुंचाती है। एमपी की चुनावी लड़ाई में इस बार बीजेपी और कांग्रेस के अलावा कई दूसरे दलों ने भी जोर आजमाइश शुरू कर दी है। इस लिस्ट में बीएसपी भी शामिल है। बीएसपी ने ग्वालियर, चंबल संभाग और विंध्य के इलाकों में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। अगले महीने भी पार्टी मध्य प्रदेश में कई बड़े राजनीतिक कार्यक्रम करने वाली है। दरअसल मध्य प्रदेश में 47 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं और बीएसपी की नजर भी इन्हीं सीटों पर है। वैसे तो मध्य प्रदेश में 70 से 80 सीटें ऐसी हैं जहां एससी वोटर निर्णायक भूमिका में होता है, लेकिन बीएसपी का कभी यहां दबदबा नहीं रहा। हाँ, ये जरूर माना जाता है कि कांग्रेस और बीजेपी की हार जीत में बीएसपी एक फैक्टर होता है। हालांकि बीएसपी की बढ़ती सक्रियता को लेकर दोनों ही राजनीतिक दल खुद को बेफिक्र बता रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि बीएसपी की धमक से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए, हम तो मानते हैं कि हमारा मुकाबला 2 ही दल हैं भी मध्य प्रदेश के अंदर, भाजपा और दूसरा कांग्रेस। बसपा लड़े, समाजवादी पार्टी लड़े, ओवैसी की पार्टी लड़े, आप पार्टी लड़े, सबका स्वागत है, लेकिन हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जो भी वोट बैंक का नुकसान हो रहा है वो कांग्रेस को हो रहा है, क्योंकि जो वोट बैंक कांग्रेस का जो माना जाता था वो टूट चुका है, वो अलग अलग दलों में जा चुका है। भाजपा को किसी भी दल के आने से कोई नुकसान नहीं। भाजपा तो सबका स्वागत करती है और भाजपा अपना मुकाबला जो है वो भी कांग्रेस से मान रही है, लेकिन इन दलों से भाजपा को भी फर्क पड़ने वाला नहीं। उधर कांग्रेस का कहना है कि यूपी में बीएसपी अपने कैंडिडेट की लिस्ट भी बीजेपी से लेती है। ऐसे में बीएसपी का कोई वजूद नहीं बचा है, क्योंकि उनकी नेता के ही राजनीतिक चरित्र पर प्रश्न चिन्ह है कि जिस बीएसपी को भारतीय जनता पार्टी लिस्ट देती हो, उत्तर प्रदेश में यही हुआ और उसी के अनुसार मायावती जी अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर देती हूं, तो अब वो भाजपा के इशारों पर चलने वाली पार्टी हो चुकी है। हालांकि आंकड़ों के लिहाज से देखें तो 2018 के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच वोटों का अंतर महज 0.6% था, जबकि बीएसपी को 1.3% वोट मिले थे। ऐसे में माना जा सकता है कि अगर बीएसपी मैदान में नहीं होती तो किसी एक दल को फायदा मिलता। बहरहाल देखना होगा कि बीएसपी इस बार किसका चुनावी गणित बनाती है या बिगाड़ती है। शैलेंद्र सिंह भदौरिया, न्यूज़ 18 भोपाल। वैसे तो श्योपुर से कांग्रेस के विधायक बाबू जंडेल अपने तीखे बयानों के लिए कई दफा विवादों में घिर चुके हैं, लेकिन इस बार जंडेल पर एक ऐसा इल्जाम लगा है जो उन्हें मुश्किल में डाल सकता है। बाबू जंडेल के खिलाफ एक महिला पुलिस अफसर ने फोन पर गाली देने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, महिला अफसर की शिकायत पर जंडेल के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट सहित कई धाराओं में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई। वैसे तो कांग्रेस के विधायक बाबू जंडेल का तीखे बयानों और बिगड़े बोलों से पुराना नाता रहा है। कई दफे वो विवादों में घिरे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने हद ही पार कर दी है। सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें बाबू जंडेल एक महिला सब इंस्पेक्टर को फोन पर गालियां दे रही हैं। आरोप है कि अपना फर्ज निभा रही महिला अफसर से बाबू जंडेल ने जमकर अभद्रता की। महिला अफसर ने एक बिना हेलमेट गाड़ी चला रहे आदमी को रोका था, लेकिन वो आदमी जंडेल का समर्थक था।
फिर क्या था, महिला अधिकारी को जंडेल का फोन आया और फिर जो हुआ वो आप खुद ही सुन लीजिए। हेलो। हाँ विधायक साहब बताइए। मैडम, उसका बच्चा बच्ची घरवाली खेत में तड़प रही है, कौन सा तरीका, कौन सा मुख्यमंत्री तो वो गाड़ी छोड़ के चला गया विधायक साहब, तो हम किसके भरोसे छोड़ जाते? कोई ले जाता? मैं तो भोपाल हूँ, मेरी अरे वो छोड़ के चला गया तो हम किसके भरोसे छोड़ जाते? बच्चा छोड़ने जा रहा है उसका घर पे, पर अब मैं एसपी से बात और कर लूंगा, फिर सुबह मैं विधानसभा में देखता हूँ। नहीं तो वो गाड़ी छोड़ के चला गया तो मैं गाड़ी किसके भरोसे छोड़ जाती है, ये बताओ। उसको छोड़ के जानी चाहिए थी क्या गाड़ी? किसानी के काम करते हैं, फिर रोटी बनाएंगे। गाली मत दो, ठीक है? गाली मैं भी दे सकती हूँ। अरे मुझे मरवा देना। विधायक हो गए अपने लिए, गाली नहीं सुनूंगी मैं किसी की। जी भी नरेंद्र तोमर का, मुझे गोली मरवा देना तुम मेरा। कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल की इस बदजुबानी पर महिला अफसर माधवी सिंह का दर्द भी आप खुद सुनिए। दौरान चेकिंग विधायक के समर्थक की बाइक जो चेकिंग में आई थी तो हेलमेट नहीं लगाया था युवक, तो मैंने उनको चालान कटवाने के लिए बोला तो उन्होंने चालान न कटवाते हुए गाड़ी छोड़कर चले गए वो। तो उसके बाद गाड़ी मैंने थाने पर रखवा दी, थाने पे अपने आरक्षक से थाने पे भिजवा दी। फिर उनका फ़ोन आता है विधायक जी का कि आपने गाड़ी कैसे भिजवा दी, और मुझसे अश्लील भाषा में बातें करने लगे। वो जानते थे मैं SC/ST एक्ट के तहत आती हूँ उसमें, तब भी उन्होंने मुझे अश्लील भाषा का प्रयोग किया और गाड़ी छोड़ने के लिए मुझ पर दबाव बनाया। लेकिन इस संगीन आरोप के बाद बाबू जंडेल मुश्किल में पड़ गए हैं। महिला अफसर SC वर्ग से है, लिहाजा अजाक थाने में एट्रोसिटी एक्ट सहित कई धाराओं में जंडेल के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है। ऑडियो वायरल होने की सूचना मुझे प्राप्त हुई, तो इस संबंध में पीड़ित महिला सब इंस्पेक्टर से मैंने तत्काल बात किया। उन्होंने घटना की पुष्टि किया और इस समय मैंने उनको बताया कि आप लीगल कार्रवाई करें, तो जिस पर से महिला सब इंस्पेक्टर AJ के थाना श्रीपुर पहुंचकर और FIR दर्ज कराई। चुनावी साल में कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने न सिर्फ अपनी ही बल्कि पार्टी की सियासी मुश्किलें भी बढ़ा ली हैं। दरअसल कांग्रेस के नेता अक्सर पुलिस प्रशासन पर तमाम सवाल उठाते रहते हैं, लेकिन सत्ता से बाहर होने के बावजूद बाबू जंडेल जैसे नेता महिला अफसरों से भी गाली गलौच में परहेज नहीं कर रहे। दीपक दंडोतिया, न्यूज़ 18 श्योपुर। चुनावी साल में छत्तीसगढ़ बीजेपी सरकार के खिलाफ आक्रामक होती जा रही है। प्रदर्शन के बहाने शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। पार्टी ने सरकार के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा उठाया, PM आवास योजना का। बीजेपी का सीधा आरोप है कि राज्य की सरकार PM आवास योजना को ठीक तरह से लागू करने में फेल रही। नतीजा ये है कि गरीबों के लिए 15 लाख से ज्यादा आवास नहीं बन पाए। इस मुद्दे को लेकर विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस के एक्शन पर भी बीजेपी हमलावर। छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर एक बड़ा मुद्दा बना रही है और इसी को लेकर बीजेपी ने अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा घेराव की कोशिश की। दूसरी तरफ कांग्रेस का इस विरोध प्रदर्शन को लेकर कहना है कि बीजेपी का ये प्रदर्शन पूरी तरह से फेल रहा और बीजेपी इन प्रदर्शनों के द्वारा अपनी राज्य में डूबती नैया को पार लगाने की कोशिश कर रही है। चुनावी साल में बीजेपी ने गियर बदल लिया है। सरकार के खिलाफ मुद्दों को उठाने के लिए प्रदर्शन की गाड़ी को पार्टी ने पूरी रफ्तार दे दी है। ताजा मुद्दा PM आवास योजना का है। बीजेपी का आरोप है कि योजना पर अमल करने में सरकार की कोताही से गरीबों के लाखों आवास नहीं बन पाए। लेकिन इस मुद्दे पर बीजेपी के विधानसभा घेराव और पुलिस के एक्शन पर अब सियासी जंग तेज होने वाली है। बीजेपी का कहना है कि शांतिपूर्ण विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस ने वाटर कैनन और टीयर गैस का इस्तेमाल किया। पार्टी का आरोप है कि सरकार की कोशिश विपक्ष और गरीबों की आवाज दबाने की है। देखिए, जिस प्रकार से प्रदर्शन हुआ है, शानदार प्रदर्शन, अनुशासित प्रदर्शन और पूरे सफल, लेकिन जिस प्रकार से पुलिस घबराई हुई है, सरकार घबराई हुई है। अश्रु गैस का गोला फेंका, अभी भी चेहरा जल रहा है। बहुत से लोगों को चोटें भी आई है और बेहोश हो गए, उसको अस्पताल भेजे हैं। लेकिन सरकार इतनी घबराई हुई है, ये तय हो गया है कि उसके जाने का दिन आ गया है। एक तरफ उन हितग्राहियों के हमने चरण पखारे, उनका अभिनंदन किया, स्वागत किया, और आपने उन पर लाठियां बरसाई, गोले दागे, पानी की बौछार की, जेल में डाला।
उधर कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने सोची समझी साजिश के तहत विधानसभा घेराव के नाम पर हिंसा फैलाने की कोशिश की, जबकि पुलिस ने धैर्य से काम लिया। भाई, विधानसभा घेराव का मतलब यह होता है कि आप प्रतीकात्मक रूप से अपना विरोध दर्ज करने जा रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप विधानसभा में कब्जा करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस प्रकार से हिंसक व्यवहार कर रहे थे, उससे स्पष्ट था कि भारतीय जनता पार्टी सुनियोजित तरीके से अपने आंदोलन में हिंसा करवाना चाहती थी, ताकि उसका पॉलिटिकल माइलेज ले सके। लोगों को घायल करवा के भारतीय जनता पार्टी के नेता राजनीति करना चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हताहत हों। दरअसल जिस तरह कांग्रेस पिछला विधानसभा चुनाव किसानों की कर्ज माफी से जैसे बड़े वादे के साथ लड़ी थी, उसी तर्ज पर बीजेपी 16 लाख से अधिक परिवारों को पीएम आवास देने के वादे के साथ ही चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इससे विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक भी माना जा रहा है। विश्व शुक्ला, न्यूज़ 18, रायपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर सियासी लड़ाई में बाल और मूछ दांव पर है। प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी ने बाल तो किसी ने मूछ दांव पर लगाई हो। प्रदेश के पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के तत्कालीन अजीत जोगी की सरकार को हटाने के लिए कद्दावर नेता दिलीप सिंह जूदेव ने अपनी मूछ दांव पर लगा दी थी। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बीजेपी ने प्रोटेस्ट तो किया था, विधानसभा घेराव किया था, लेकिन इस घेराव के साथ ही मूछे और बाल जो है वो दांव पर लग गए हैं। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के नेता रामविचार नेताम ने कहा है कि जब तक बीजेपी की सरकार नहीं आ जाती तब तक के जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है नंद कुमार साय वो अपने बाल नहीं कटाएंगे। वहीं इस पर पलटवार करते हुए अमरजीत भगत ने यह दावा कर दिया, जो कि छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री हैं, अगर अगली बार कांग्रेस की सरकार नहीं आई तो अपनी मूछें कटा देंगे। छत्तीसगढ़ की चुनावी लड़ाई में बाल और मूछों की शामत आ गई है। किसी ने चुनावी समर में दांव पर अपने बाल लगा दिए हैं तो किसी ने मूछ। दरअसल पिछले दिनों बीजेपी ने पीएम आवास योजना को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया था। बीजेपी का आरोप है कि प्रदेश की सरकार गरीबों को पीएम आवास योजना का फायदा नहीं दे रही। इस प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के दिग्गज आदिवासी नेता रामविचार नेताम ने मंच से ऐलान कर दिया कि जब तक कांग्रेस सरकार नहीं बदलती नंद कुमार साय अपने लंबे बाल नहीं कटवाएंगे। उधर जवाब में कांग्रेस के आदिवासी नेता और मंत्री अमरजीत भगत ने भी घोषणा कर दी कि अगर बीजेपी की सरकार आई तो वो अपनी मूछ कटवा लेंगे। नंद कुमार साय का दावा है कि इस बार अमरजीत भगत को मूछें कटवानी पड़ेंगी। अमरजीत भगत कह रहे हैं कि ठीक है, अगर वो बाल नहीं कटाएंगे बात अलग है, लेकिन अगर कांग्रेस की सरकार नहीं बनी तो मैं अपनी मूछ कटा दूंगा। कौन बोल रहा है? अमरजीत भगत। हाँ, तो उनका मूछ तो आप देखेंगे, क्योंकि उनके मूछ से हमारा कोई लेना देना नहीं है। उनके चैलेंज से बात तो वही शुरू हुई सर, आपके बाल कटाने से। हाँ, तो मूछ अगर वो कटा लेंगे, एक बार हमारे साथ में एक दिलीप सिंह जूदेव थे, मूछ की बात उन्होंने भी कहा था, तो वो अपना अपना तर्क है, अपना अपना दांव है। नहीं तो क्या है, मतलब बचेंगी अमरजीत भगत की मूछें? जो मंत्री अमरजीत भगत नहीं बचेगी, नहीं बचेंगी मूछें, कट जाएगी। अमरजीत भगत का कहना है कि रामविचार नेताम ने अपने मन से ये बातें नहीं की हैं, उनसे ऐसी बातें कहलवाई गई हैं। ये मैं बताया ना कि आदिवासी भोले भाले होते हैं और इनको अपने से थोड़े ना बोले होंगे, उनको कोई चढ़ाया होगा, कोई बुलवाया होगा। और बलि का बकरा बनाने के लिए आज जिस दिन मुख्यमंत्री बनने की बारी थी नंद कुमार साय जी की, उस दिन अजीत जोगी जी के सामने खड़ा कर दिए और उनका राजनीति का इतिश्री कर दिए। बहरहाल असली मुद्दा था कि पीएम आवास योजना का फायदा जरूरतमंद को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, लेकिन अब मुद्दा भटककर बाल और मूछों की लड़ाई पर आ गया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बीजेपी ने प्रोटेस्ट तो किया था, विधानसभा घेराव किया था, लेकिन इस घेराव के साथ ही मूछें और बाल जो है वो दांव पर लग गए हैं। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के नेता रामविचार नेताम ने कहा है कि जब तक बीजेपी की सरकार नहीं आ जाती तब तक के जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं नंद कुमार साय वो अपने बाल नहीं कटाएंगे। वहीं इस पर पलटवार करते हुए अमरजीत भगत ने यह दावा कर दिया, जो कि छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री हैं, अगर अगली बार कांग्रेस की सरकार नहीं आई तो अपनी मूछें कटा देंगे। द लैंसेट चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ जर्नल की चौंकाने वाली रिपोर्ट ने सनसनी मचा दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कोविड का बच्चों के मेंटल हेल्थ पर असर पड़ा है, खासतौर पर 13 से 18 साल तक के बच्चों पर। रिपोर्ट देखें। दुनिया कोविड के बाद अब पटरी पर आ रही है, लेकिन प्रतिष्ठित लैंसेट चाइल्ड एंड एडोसेंट हेल्थ जर्नल में प्रकाशित स्टडी में दावा किया गया है कि कोविड का 13 से 18 साल तक के बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ा है। आखिर कोविड ने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को किस तरह प्रभावित किया है? न्यूज 18 ने यह सवाल पीडियाट्रिशियन धीरेन्द्र गुप्ता से पूछा। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान अकेलेपन ने बच्चे मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट में पीछे रह गए। इसके साथ ही बच्चों में विटामिन डिफिशियंसी और ओबेसिटी जैसी समस्याएं भी देखने को मिली हैं। कोरोना के बाद बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर काफी असर हुआ है और ये लैंसेट की जो स्टडी है ये भी यही दर्शाती है। तो सीधा बातचीत करेंगे पीडियाट्रिशियन धीरेन्द्र जी से। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से स्टडी बता रही है और 13 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनके मानसिक स्वास्थ्य पर काफी असर पड़ रहा है, तो क्या दिक्कतें सामने आ रही हैं, क्या देखने को मिल रहा है? देखिए, हम स्टार्ट करते हैं किसी भी बच्चे की डेवलपमेंट के लिए उसको क्या चाहिए, वो स्कूल क्यों जाता है। देखा जाए तो पूरा लॉकडाउन था, घर पे बैठे हुए थे, तो बच्चों का ओवर एक्सपोजर हुआ घर में, अकेलापन। आजकल बच्चे के पास क्या है, या तो सोशल मीडिया है या बंद कमरे की 4 दीवारें। वो स्कूल जाता था, खेलता था और बच्चों से, तो हमें क्या एक्सपेक्टेशन होती है जब वो स्कूल जाते हैं, ना केवल फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ होती है, उनका होता है, वो इंटरेक्ट करते हैं। उनको टेंशन्स जब होती हैं, जैसे स्कूल में आप कोई गेम खेल रहे हो, कोई आप पीयर ग्रुप का कोई प्रेशर आ रहा है, प्रेशर झेलना आता है आपको, सो आप एक तरह से कम्युनिटी में सर्वाइव करना सीखते हो, राइट। ये उनको लैक रहा। 2 साल 3 साल वो पीछे हो गए हैं, एक तरह से डेवलपमेंटली पीछे हो गए हैं, मेंटली पीछे हो गए हैं, विटामिन्स डेफिशिएंसीज हो गई उनको, सनलाइट में नहीं गए, फिजिकल डेवलपमेंट प्रॉब्लम हो गई उनको, फिजिकल प्रॉब्लम्स होने लगी। साथ में काफ़ी बच्चे ओबीज हो गए, डिसफिगरमेंट हो गई तो वो मेंटली अफेक्ट करती है, स्पेशली इस एज ग्रुप को। तो देखा जाए तो काफ़ी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं बच्चे। डॉक्टर बता रहे हैं कोविड के बाद बच्चों में डिप्रेशन के मामले आ रहे हैं। इसकी वजह बताते हुए डॉक्टर कहते हैं कि बच्चों ने इस दौरान अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स के बारे में जाना, जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ा। किस तरीके से आपके पास केसेस आ रहे हैं, क्योंकि ओपीडी में भी इस तरीके के मामले आ रहे होंगे, तो आपने क्या देखा है कि कितना डिफरेंस आने लगा है इन सारी चीजों का? देखिए, सबसे पहले वो लोग वायरल इन्फेक्शन से एक्सपोज नहीं हुए थे, पोल्यूशन से एक्सपोज नहीं हुए थे। जैसे ही वो एक्सपोज हुए हैं पोस्ट कोविड, स्कूल जाना शुरू हुआ है, ऑल ऑफ सडन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो गए। इन्फ्लुएंजा ने काफ़ी अफेक्ट किया है, एलर्जीज ने काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट किया है। सेकेंडली अगर मेंटली हम बात करें तो इन पेशेंट्स को डिप्रेशन काफ़ी हुआ है। कहीं ना कहीं फैमिली में जिनके यहाँ कटुता रहती है, जिनके यहाँ लड़ाइयाँ रहती हैं, वो फैमिली की एक्चुअलिटी से एक्सपोज हो गए कि कैसे उनकी फैमिली चलती है। काफ़ी लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई, काफ़ी पेरेंट्स की डेथ हो गई, अकेले रह गए बच्चे। तो इन मिला जुला के देखें तो मेनली डिप्रेशन के शिकार हुए। अब सवाल है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कैसे जानें। इस पर डॉक्टर कहते हैं कि कोविड के बाद बच्चों का स्कूल में परफॉर्मेंस खराब हो रहा है। उनमें चिड़चिड़ापन, ज्यादा सोना, लोगों से मेलजोल कम होना, स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताने जैसी बातें देखने को मिल रही हैं। इसके साथ ही कई बच्चे ड्रग्स तक लेने लगे हैं। सर, जिन पेरेंट्स को नहीं समझ में आता है कि उनका बच्चा की जो मानसिक स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है, वो लक्षण नहीं समझ पाते हैं, तो क्या आमतौर पे लक्षण होते हैं? कैसे पता चलेगा कि उनका जो बच्चा है वो बहुत डिफरेंटली बिहेव कर रहा है, उसको ये समस्याएं हैं? देखिए, इनकी स्कॉलिस्टिक मीन स्कूल में जो उनकी परफॉर्मेंस है, जो पहले थी प्री कोविड, अब कम हो गई होगी। सेकेंडली इरिटेबल, चिड़चिड़ाहट हो गई है। तीसरा, कई बार एक्सेस ऑफ स्लीप, पूरी रात जागेंगे, ये तो खैर आजकल नॉर्मल।
आइए अब एक नजर 25 सेकंड में खबर। मुंबई में धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम को